का आपके अपने पैरा से यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कक्षा 8 क्लास का अतीत से वर्तमान भाग 3 के बारे में, जिसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें कहा गया है कि भारत में कब, कहां और कैसे। चैप्टर में दिया है कि कब, कहां और कैसे क्या हुआ था। ठीक है, भारत की स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है चैप्टर 1 के बारे में। इसके सभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, ये रहा आपके चैप्टर का फर्स्ट अध्याय। इस सभी को आपको अच्छे से ढंग से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन हेडिंग करके आपको पढ़ना है। आप इस बुक को जितना पढ़ेंगे आपको अपने भारत के बारे में, पूरे स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। इसके हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अतीत से वर्तमान में चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर सही क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, आपका है क्वेश्चन, जिसके अभ्यास में दिया हुआ है कि पहले रिक्त स्थानों को भरना है। क्या है? रिक्त स्थानों को आपको भरना है। आपका पहला क्वेश्चन है कि पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक डैश कमाना। तो क्या होता है पूंजीपति का उद्देश्य? यानी इच्छा, उसकी क्या उद्देश्य की मतलब होता है? उसकी इच्छा, चाहत, यानी उसकी था कि अधिक से अधिक लाभ कमाना था। तो इसके खाली स्थान में लाभ हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा में है कि 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे जो हम कहते हैं पूर्ण जागरण के नाम से उसे जाना जाता है। उसके बाद है कि मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मशीन के माध्यम से जो भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो उस वस्तु को उत्पादन की प्रक्रिया को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो औद्योगिक क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है। उसके बाद है डैश में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। तो किसमें सरकारी दस्तावेज जो होते, जितने भी कागजात होते हैं, वो किसमें यानी सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है? तो अभिलेखागार जो होते हैं उसमें सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समय के साथ देश और राज्य डैश सीमाओं में परिवर्तन होते हैं। देश की यानी समय के साथ जो है देश की, राज्य और सीमा में क्या होते हैं? तो भौगोलिक सीमाओं में क्या होते हैं? तो परिवर्तन होते हैं। तो इसके खाली स्थान पे हो जाएंगे भौगोलिक। उसके बाद अगला प्रश्न है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपको जो है यहाँ पे सही टिक करना है। कौन सा सही है, कौन गलत है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, 2 का गाँव में कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है कि प्रश्न प्रस्तुत जो होते हैं, प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। इसका ये सही हो जाएगा। सही बात है कि वैज्ञानिक पद्धति का क्या होता है कि ज्ञान को प्राप्त करना होता है। ठीक है। उसके बाद ख में कहता है अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म आधार पर बांटना उचित था। ऐसे कोई उचित नहीं था, तो ये इसका गलत हो जाएंगे। ये क्या है? ये गलत है। पहला हो जाएंगे सही, दूसरा हो जाएंगे गलत। उसके बाद तीसरा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोग ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। ऐसा कोई बात है कि वहाँ की जब अमेरिकी स्वतंत्रता हो गई तो गणतंत्र प्रणाली की नहीं शुरुआत की होगी? तो यहाँ पे गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नहीं लगा दिया है, अगर नहीं रहता तो ये सही रहता, या नहीं लगा दिया है तो ये गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद समझते हैं। उसके बाद घ में है कि ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। सही बात है कि ऐतिहासिक स्रोत जो होता है, बड़े बड़े ईसा पूर्वों के माध्यम से हमें कुछ भी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती थी कि उस समय ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से मिलते हैं कि
आज से 200 ईसा यानी ईसा पूर्व पहले, 1000 ईसा यानी ईसा पूर्व पहले कि व्यक्ति की स्थिति क्या होती थी। तो ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से हमें आदमी की जानकारी मिलती है, तो ये इसका सही हो जाएंगे। ये क्या है, सही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी वही रह गई। क्या ऐसा बात है? नहीं, तो ये गलत हो गए। हमारे भौगोलिक सीमा में परिवर्तन हुए हैं, तो इसका करेक्ट सही हो जाएंगे। ये क्या है, तो सही है। नहीं, ये सही है। क्या कहते हैं, आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी रह गई। हाँ, ये क्या गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। हाँ, ये गलत है, वैसे ही के वैसे ही है। भौगोलिक सीमा में कुछ परिवर्तन नहीं हुए, वैसे ही के वैसे ही हैं। आपको लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जिसमें ये रहा आपका फर्स्ट प्रश्न लघु उत्तरी में कि मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोत में आप क्या फर्क पाते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, इसका उत्तर हम सरल शब्दों में समझते हैं। देखिए, ये रहा इसका उत्तर। मध्यकाल के इतिहास में मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, पत्थरों, चट्टानों यानी ताम्रपाषाणों जो होता था, वो पांडुलिपि की मदद से कुछ खास लोगों, विशेषतः शासकों के बारे में कुछ ही जानकारियां मिलती है। पर आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोत की संख्या अधिक व व्यापक जानकारी वाले और अधिक प्रमाणित हो गए हैं। जैसे मध्यकाल में हाथों से क्या बनाई जाती थी, तो मध्यकाल में हाथों से पांडुलिपियां बनाई जाती थी, ठीक है, जिनकी संख्या बेहद सीमित होती थी। यही प्रश्न का 100% सटीक उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार कालखंडों में बांटा, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? जेम्स मिल ने जो ऐतिहासिक कालखंडों को बांटा, वो कितने कालखंडों में बांटा, वो समझते हैं। देखिए, इसका उत्तर समझते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न का उत्तर। देखिए, इसका उत्तर समझते हैं कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को, क्या कहते हैं कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। यह कालखंड यानी यह जो काल था, विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। क्या थी? औपनिवेशिक विचारधारा पर यह कालखंड जो थे वो आधारित थी। इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग क्या था, अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था, यानी फुटकारा करना था। यही दूसरा का आंसर है, 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3 है कि सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहां सुरक्षित रख सकते हैं, यही प्रश्न है। देखिए, इसका हम उत्तर समझते हैं। ये रहा तीसरा प्रश्न का उत्तर। देखिए, सरकारी दस्तावेज को जो है हम अभिलेखागारों जो होता है उसमें, उसके बाद पुस्तकालय में हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी सरकारी अभिलेखागारों जो होते हैं उनको हम पुस्तकालय यानी अभिलेखागारों को हम अभिलेखागारों में और पुस्तकालय में हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर जो होते हैं और कलेक्टर के, कमिश्नर के दफ्तर में, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूम में भी हम सरकारी दस्तावेज को रख सकते हैं, ठीक है। यही ये सरकारी दस्तावेज को रखने की सुरक्षित जगह की स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप में परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। ये चौथे प्रश्न का हम उत्तर समझते हैं। देखिए, ये रहा चौथा प्रश्न के उत्तर। देखिए, यूरोप और यूरोप से बाहर एशिया आदि महाद्वीपों के देश में 14वीं शताब्दी के बाद से व्यापार, राजनीति, कला,
धर्म, संस्कृति आदि के क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन आने लगा था। ठीक है, यानी यूरोप और यूरोप से जो अलग यानी बाहर एशिया महाद्वीपों के देश 14वीं शताब्दी के बाद व्यापार, राजनीति, कला, धर्म, संस्कृति आदि के क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन करने लगा। ठीक है, यह जन जागरण यानी कि पुनर्जागरण का काल था। यह जो है जन जागरण जो था ये पुनर्जागरण का एक काल था, जब लोगों में नई चेतना का विकास शुरू हो चुका था। यानी जब लोगों में नई चेतना का विकास शुरू हो चुका था, यही है यूरोप में। यही प्रश्न का उत्तर रहा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है कि भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई थी? पता करें, वो पता करना है आपको। और इसके द्वारा कुछ ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं को संकलन करें जिसका उपयोग हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में करते हैं। देखिए, हम इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं, एकदम सरल शब्दों में उत्तर समझेंगे। ये रहा आपके चैप्टर के लास्ट प्रश्न का उत्तर। देखिए, ऋग्वेद में यानी प्राचीन काल के इतिहास यानी ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से हम जानते हैं कि ऋग्वेद जो होते हैं वो प्रारंभिक साहित्यिक ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में 800 से 600 ईसा पूर्व, इसको हम ईसा पूर्व को BC के नाम से भी जाना जाते हैं, ईसा पूर्व के दौरान एक प्रकार की जनसंख्या यानी गणना को रखा गया था। यानी जनसंख्या को बनाए रखा गया था। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना जो हुआ था वो 1881 में आयोजित की गई थी। यानी भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1881 में हुआ था। उसके बाद 1951 के बाद सभी जनगणना को 1948 के जनगणना के अधिनियम के तहत आयोजित किया गया। आखिरी जनगणना 2011 में हुई। अब जो है अब 2012 यानी 22 में संपन्न दूसरा, उसके बाद चालू हुए थे करंट में। यही राष्ट्र प्रश्न का उत्तर रहा। ऐसे ही अगर आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखना है तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।